हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। टुडे इन दिस वीडियो दिस इज अ फिजिकल मैराथन। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के इसके 3 चैप्टर रहेंगे आपके, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और काइनेटिक्स। ठीक है, तीनों चैप्टर्स अलोंग विद द पीवाई आपके क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस भी इसी वीडियो में ही रहेगी आपकी। ये आपकी मैराथन रहेगी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के रिगार्डिंग है। ठीक है, जो आपके स्पेशल फोकस इस पे रहेगा आपका, जो आपके लो अचीवर्स है। ठीक है, जिन्हें लग रहा है कि बच्चों को कि हम पास नहीं होंगे, तो प्लीज डू रिवीजन बैक टू बैक ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, जो वीडियो में क्वेश्चंस कराए हुए हैं इसको आप रिवाइज करो बार बार, और इसके डाटा डिफरेंट हो सकता है लेकिन आपका कंसेप्ट आपको समझ आना चाहिए इसमें। ठीक है, अगर आपको कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा तो आप वीडियो को 2-3 बार देखोगे, आप यू विल बी एबल टू क्लियर इट। और अगर कोई और डाउट है, यू कैन कमेंट मी इन योर कमेंट सेक्शन। ठीक है, कमेंट कर सकते हो आप कमेंट सेक्शन में, आई कैन सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। ओके, नाउ स्टार्ट कमिंग टू द टॉपिक। फर्स्ट आपका सॉल्यूशन चैप्टर का टॉपिक है। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर में मैंने आपको सॉल्युबिलिटी के बारे में बताया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सॉल्युबिलिटी क्या होता है आपका, कि कितना मैक्सिमम कोई अमाउंट डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्स अगर बी में डिसॉल्व हो रहा है तो कितना उसका एक्स पार्ट है, कितना उसका पोर्शन है बी का जो आपका डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर को कहते हैं हम सॉल्युबिलिटी। ठीक है, ये डेफिनेशन है, सबको पता ही है। नेक्स्ट इसके आपके 2 केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस बनता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ योर सॉलिड, दो आपके गैसेस इन लिक्विड। ठीक है, यहाँ गैसेस इन लिक्विड को इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बारी पूछा होता है। ठीक है, सबसे पहले आप गैसेस इन लिक्विड में आपके सॉल्युबिलिटी के डिफरेंट आपके केसेस बनाते हैं। ठीक है, अगर प्रेशर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, विद इंक्रीज इन प्रेशर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ये चीज दिमाग में अच्छे से आपको सेट होना चाहिए। प्रेशर के साथ साथ आप प्रेशर गैसेस कर लेते हो, गैसेस के साथ साथ आपका सॉल्युबिलिटी भी बढ़ती है। टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका पीवाई आप देखोगे रिपीट हो रहा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आप देखोगे टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा आपकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होता है, गैसेस की एबिलिटी होती है एस्केप करने की। हाई टेम्परेचर पे गैसेस कैन escape. This is the reason why solubility decreases. Next is इसी को lower the solubility higher the KH. ठीक है, इसको रॉयलिस हेनरी ने डिस्क्राइब किया, lower the solubility higher the KH. ठीक है, इसको इस फॉर्मूले से आप डिफाइन कर सकते हो। दिस इज योर हेनरीज लॉ। ठीक है, हेनरीज लॉ इज अ स्पेशल कॉइस ऑफ रॉयलेट्स लॉ, और रॉयलेट्स लॉ इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आ रहा है, और उसके आपके एज ए ड्रॉप्स वाला भी टॉपिक उसी में ही है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसी में एक और टॉपिक कर रहे हैं आपका गैसेस इन लिक्विड। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, टेम्परेचर के साथ आपका सॉलिड इन लिक्विड का स्टेट है तो सॉलिबिलिटी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। ये कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करते हैं? ली चैटले प्रिंसिपल। ठीक है, दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द सॉलिबिलिटी सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, सॉलिबिलिटी क्या होता है, कितना अमाउंट डिसॉल्व हुआ है पर्टिकुलर एक सॉल्यूशन में। ठीक है, दैट इज द सॉलिबिलिटी। नेक्स्ट हम रॉयलेट्स लॉ पे मूव ऑन करते हैं। रॉयलेट्स लॉ इंपॉर्टेंट है, दिस इज द रॉयलेट्स लॉ। ठीक है, पीए और पीबी दो आपके कंपोनेंट्स है, ए और बी। अगर आप उनको डिसॉल्व करते हो तो टोटल उनका पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पीटी, वो इसके इक्वल होता है। ओके, और x क्या है आपकी सॉल्युबिलिटी। कई बार बच्चों को x नहीं पता होता, x क्या होता है आपका सॉल्युबिलिटी। ठीक है, और x a हम पार्शियल फ्रैक्शन को कैसे निकालते हैं, फॉर एग्जांपल a के आपका 1 मोल है और b का भी 1 मोल है, तो x a कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन टोटल, टोटल 1 + 1 कितना हो गया 2, और x b भी क्या होगा 1 दिया हुआ है, जिसका निकालना है वो ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल, तो x a और x b दोनों आपका 1/2 आ गया। ठीक है, इसके बेस अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे हम। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं, जो आपके सॉल्यूशंस इस रॉयलेट्स लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, रॉयलेट्स लॉ क्या है आपका, पीटी इक्वल टू, कई बार डिफाइन करना आ जाता है तो आपको रॉयलेट्स लॉ पता होना चाहिए, ये है। इसके बाद इसकी कुछ कंडीशंस है कि जो सॉल्यूशंस इन्हें फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन विच फॉलो द रॉयलेट्स लॉ, उन्हें हम आइडियल कहते हैं, जो नहीं फॉलो करते उन्हें हम नॉन आइडियल कहते हैं। ठीक है, हियर इट इज, ये यहाँ पे मेंशन है। ओके, नेक्स्ट इसकी है कि अगर आपके सॉल्यूशन नॉन आइडियल है, ठीक है, नॉन आइडियल होगा तो आपकी ये वाली कंडीशंस होंगे। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन फॉलो द रॉयलेट्स लॉ। ठीक है, ये डेल्टा एच और वी, ये चीज पता होनी चाहिए आपको, ये याद होना चाहिए। ठीक है, रॉयलेट्स लॉ आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, डेल्टा एच वी मिक्सिंग आपका 0 होता है, और इसका एग्जांपल आपको मैंने यहाँ नीचे 2 दिए हुए हैं। ठीक है, ये दोनों पता होने चाहिए आपको। हेक्सेन हेप्टेन का अगर सॉल्यूशन दिया वो क्या है आपका, देखो इसको याद कैसे रख सकते हो आप। ठीक है, आपको याद रखनी है कि जो आपकी 2 टर्म्स आ रही हैं, ये हेक्सेन He और हेप्टेन, ये सेम सेम है ना, तो सेम सेम वाले आपके आइडियल होंगे। ठीक है, उनमें जो आपस में इंटरेक्शन होगी दोनों डिफरेंट सॉल्यूशंस में, वो आपके सेम ही होंगे। ऐसे देखो C2H5 बी और C2H5 आई, सिर्फ आपका हैलोजन डिफरेंट है लेकिन आपका सॉल्ट तो सेम ही है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ योर आइडियल सॉल्यूशन। एक और एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है इसमें, बेंजीन प्लस टॉलिन। ठीक है, बेंजीन क्या होता है आपका C6H6, और टॉलिन क्या होता है आपका, बेंजीन के ऊपर हाइड्रोजन लगा के CH3, तो C6H5 तो कॉमन ही होगा दोनों में। ठीक है, बेंजीन को मैं दूसरे तरीके से भी लिख रही हूँ, जिन्हें नहीं पता बेंजीन कैसे बनता है, बेंजीन ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा के आपका CH3 लग गया। ठीक है, तो ये भी आपका किसका एग्जांपल हो गया, आइडियल का। आपको सॉल्यूशन के अच्छे से टाइप दिमाग में पता होने चाहिए। आइडियल सॉल्यूशन कौन से, हेक्सेन हेप्टेन का एक सॉल्यूशन, फिर आपका C2H5I और C2H5Br, और एक हेक्सेन और सॉरी बेंजीन और टॉलिन। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव ऑन कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा योर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन ये रहे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आपके 2 टाइप के सॉल्यूशंस है, अगर वो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, अभी पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, ओके, सबको ये पता होना चाहिए पहले। ठीक है, पहले मैं इसको ग्राफ के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जब हम ग्राफ बनाते हैं, ओके, ये आपका फॉर एग्जाम्पल प्रेशर ए का है, ये आपका बी का है, पीबी। ठीक है, जब इसको मिक्स करते हैं ये ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, स्लैंटिंग लाइन से मैं आपकी बोल्ड लाइन थोड़ी विड्थ कम कर रही हूँ ताकि आपको क्लियरली मैं बना सकूँ। ओके, अब नाउ आई कैन मेक, ये हम जब ड्रॉ करते हैं, ठीक है,
तो आपका जो ये पॉजिटिव डेविएशन होता है तो अबव दिस ये पीटी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आना चाहिए, लेकिन जो आप ऑब्जर्व करोगे वो आपका अबव आ रहा है, ठीक है, पीटी आपका अबव द दिस टोटल एक्सपेक्टेड से, तो आपका ये होगा पॉजिटिव डेविएशन। और अगर यही चीज आपकी बिलो पीटी हो जाएगी, ठीक है, अगर आपका ये ग्राफ बना है, आपका ये पीटी एक्सपेक्टेड था, ठीक है, पीए यहाँ पे है और पीवी मैंने एक्सपेक्ट करा यहाँ, तो पीटी इन दोनों के बीच का होगा, ठीक है, और अगर ये नीचे से जा रहा है, ठीक है, नॉन आइडियल है, ठीक है, तो पीटी ये आइडियल सोल्यूशन के लिए, ये आपके ऊपर और नीचे वाले जो मैं बता रही हूँ नॉन आइडियल के लिए। अगर ये बिलो दिस लाइन, दिस इज अ नेगेटिव डेविएशन, कई बार ये ड्रॉ करना आया था इसलिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। और ये किसके वर्सेस प्लॉट करा है हमने, पार्शियल प्रेशर वर्सेस, ये आपका पी ए किसका होता है, पी ए नॉट इंटू एक्स ए, तो हमने सॉलिबिलिटी एक्स के थ्रू प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने ये प्लॉट किया है। ओके, नेक्स्ट आपको याद ही एच और वी के साइंस पता होना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव है तो एच और वी दोनों पॉजिटिव, नेगेटिव है तो दोनों एच और वी आपके नेगेटिव। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए, ठीक है, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है सभी के। अब देखो इथेनॉल प्लस वाटर और साइक्लोहेक्सेन प्लस इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल जब भी होगा आपका, ठीक है, इसमें देखो इथेनॉल दिया हुआ है C2H5OH, इथेनॉल प्लस वाटर या साइक्लोहेक्सेन प्लस इथेनॉल, ये दोनों आपके पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल है, ठीक है, इसके बेस क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपसे पूछूंगी, देन यू कैन आंसर मी, ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन, इथेनॉल प्लस वाटर। नेक्स्ट अगर ये आपका नेगेटिव डेविएशन होंगे तो इसका एग्जाम्पल है आपका क्लोरोफॉर्म, ठीक है, CHCl3 प्लस एसीटोन, वाटर प्लस HNO3, वाटर प्लस योर HCl, और एक और एग्जाम्पल है CS2 प्लस एसीटोन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस PYQ में रिपीट हो रहे हैं तभी ये आपको दोबारा करवा रही हूँ, ठीक है। एसीटोन वाला CH क्लोरोफॉर्म और एसीटोन वाला तो बहुत बारी क्वेश्चन पेपर में आपको दिखेगा ये, ठीक है, कि अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो क्या पता आपको इस बारी भी पेपर में ये ऑब्जर्व हो, ठीक है। एग्जाम्पल याद कर लो अच्छे से, CHCl3 एसीटोन और ये सारे, ठीक है, दीज आर इंपॉर्टेंट। ओके, AC क्या है, एसीटोन। नेक्स्ट आपको अब याद करने की ट्रिक क्या है, नेगेटिव है तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप है, ठीक है, नेगेटिव मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप। एजेट्रॉप्स क्या होते हैं आपके, कि जो आपके इंटरेक्शंस के कारण आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट डिफर, ठीक है, आपस में इंटरेक्शन ए और बी की अगर बढ़ जाएंगी, ठीक है, ए और बी की इंटरेक्शंस आर ग्रेटर तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर क्या बढ़ता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अकॉर्डिंग ही आपका बॉइलिंग पॉइंट भी आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, इसलिए वो क्या होते हैं आपके मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप। और इसका रिवर्स अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव का है आपका नेगेटिव डेविएशन, ठीक है, इसको आपने याद कैसे रखना है, नेगेटिव का आपने मैक्सिमम लिखना है, उल्टा लिखना है मतलब की, और पॉजिटिव है तो आपको नेगेटिव डेविएशन और मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप। ओके, ये देखो दिस यू कैन इंटरेक्ट, ओके, मिनिमम है तो इंटरेक्शन भी आपकी मिनिमम होगी, ठीक है, इसलिए नेगेटिव आपका रिवर्स साइन लगाया। ये आप दोनों सेपरेट कैसे कर सकते हो, बाय एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन, ठीक है, इसमें है आपने इसमें से क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है रॉयलेट्स लॉ के बेसिस पे, बार बार कह रही हूँ इसलिए अच्छे से कर लो। इसमें हमने अब तक क्या क्या पढ़ा, आपका सॉलिबिलिटी पढ़ी, उसमें फिर हमने रॉयलेट्स लॉ पढ़ा, फिर आपका आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल के आपके दो केसेस पढ़ाए मैंने, पॉजिटिव नेगेटिव और इसके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म और एसीटोन वाला क्वेश्चन में बहुत बार आपका दिख रहा है पेपर में आपको, ठीक है। मैक्सिमम आपसे कई बार क्वेश्चन की स्टेटमेंट देके एग्जाम्पल के थ्रू पूछ लेते हैं कौन सी डिविएशन है इसमें, क्या इसकी एच और वी की वैल्यू है, कौन सा एजियोट्रॉप है, कौन सी इंटरेक्शन है, ठीक है। इंटरेक्शन आपने जब भी लिखनी है तो ये AB वाली इंटरेक्शन लिखनी है, ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। होप यू विल बी लाइकिंग माई सेशन, ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो यू कैन सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो विद अदर, ठीक है, बाकियों का भी भला करो। नेक्स्ट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने यहाँ कंपाइलेशन के थ्रू आपको बताऊंगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे पहले पता होना चाहिए कि नंबर पे डिपेंड करती है, ठीक है, कॉलिगेटिव आपकी नंबर पे डिपेंड करती है, क्वांटिटी पे नहीं डिपेंड करती है। ओके, नेक्स्ट आप जितनी भी आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, ठीक है, आपकी मेन थी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोसिस, ठीक है, इनमें से क्वेश्चन बनता है, उसी को हम इन डिटेल डिस्कस कर रहे हैं अब। ओके, और अगर इनका डिटेल आपको चाहिए तो आपको मैंने इंडिविजुअल चैप्टर भी करवाया हुआ है, आप जाके एक बार वहां से रिवाइज कर सकते हो, ठीक है, प्रयास जो आपकी 12th क्लास की सीरीज मैंने लिखी हुई है वहां से आप ये कर सकते हो। ओके, यहाँ पे हम मूव ऑन करते हैं। ये देखो सबसे पहले ऑस्मोसिस है, पाई इज इक्वल टू CRT, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, ठीक है, पाई इज इक्वल टू CRT ऑस्मोसिस के लिए। पाई के है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, C है कंसंट्रेशन, R टेम्परेचर, T टेम्परेचर। फॉर्मूले लर्न होने चाहिए आपको सभी के। ओके, तीनों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में आप फॉर्मूले अगर लर्न होंगे तो आप क्वेश्चन कोई भी होगा अटेम्प्ट कर दोगे, उसके बेस आपके न्यूमेरिकल आने के बहुत चांसेस होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TB होता है Kb इंटू M, M क्या है मोलैलिटी, K है मोलल कांस्टेंट, ठीक है, और डेल्टा TB है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका ये फॉर्मूला है, यहाँ पे KF हो जाएगा, ठीक है, और TF और KB क्या होता है, अगर आपने वाटर लिया है, ठीक है, वाटर लिया है तो 100 डिग्री इसका बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है 0 डिग्री सेल्सियस। कई बार इसको सब्ट्रैक्ट करना या ऐड करना आता है, देन यू कैन सी ऑल्सो, ठीक है। अगर एलिवेशन में आपका बढ़ रहा है तो आपने उल्टा करना है, माइनस करना है, कई बच्चों को यही नहीं पता होता कि माइनस करना है या प्लस करना है, ठीक है, और डिप्रेशन में आपका डिक्रीज हो रहा है तो आपने प्लस करना है। ओके, होप यू विल बी अंडरस्टैंडिंग इट। नेक्स्ट हम इस पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका वेंट हॉफ फैक्टर, क्वेश्चन बन रहा है वेंट हॉफ फैक्टर में से बहुत सारे। ओके, वेंट हॉफ फैक्टर सबसे पहले पता होना चाहिए आई, ठीक है, आई क्या होता है आपका वेंट हॉफ फैक्टर। आई की वैल्यू आपकी ये आप कुछ आई की वैल्यूज दी हुई है, ठीक है, जब टाइमर बनता है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका वेंट हॉफ फैक्टर आया क्यों, क्योंकि आपके दो फिनोमिनाज होते हैं, जरूरी नहीं है कि आपका जो आपने सॉल्वेंट ऐड करा है सोल्यूशन में, ठीक है, जो एक्स आपने वाई में ऐड करा है वो एज इट इज सोल्यूशन में एक्स की तरह ही रहेगा, वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण एसोसिएशन कर जाते हैं या आपका डिसोसिएशन करते हैं, इसके कारण आपका जो वेंट हॉफ फैक्टर है वो आपका चेंज होता है। इसलिए जितनी भी आपने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी है, ठीक है, ये सारी पढ़ी है ना आपने, ये एक्स ये वाला आपका सॉलिबिलिटी वाला है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है लेकिन आपको ये वाला आप डिराइव कर सकते हो। ओके,
ये वाली 3 आपको मैंने अभी कराई है, ठीक है। इन सब के आगे आपने आई सब्स्टिट्यूट कर देना, रेस्ट इज सेम। और एक्स भी क्या है आपका, पार्शियल प्रेशर ऑफ योर सॉल्यूट। ओके, ये आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम इस पे मूव ऑन करते हैं आई पे। ओके, आई एक तो मैंने बता दिया आपको, सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में ऐड करना है। सेकंड थिंग आपको क्या करना है कि आई के ये फॉर्मूला डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और इसमें देखना है, ठीक है। जब भी एसोसिएशन हो रहा है तो एसोसिएशन में आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं, इसलिए आई की वैल्यू इज योर लेस देन 1, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है, जिनको जैसे तरीके से याद रखते हो। डाइमर है, ठीक है, जैसे इथेनोइक एसिड है, वो बेंजीन में आपका इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, बेंजीन में वो आपका डाइमर की तरह होता है, तो आई की वैल्यू आपको 1/2 यूज करनी है, ठीक है। और यहाँ से आपको क्वेश्चंस निकालने आ जाते हैं, ठीक है, कि डेल्टा टीबी या डेल्टा टीएफ या पाई, इन सब पे क्या इफेक्ट बनता है अगर आपका ये वाले सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन बना हुआ है इथेनोइक एसिड इन बेंजीन है, तो डेल्टा टीबी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो आई की वैल्यू आपकी 1/2 बन गई, तो डेल्टा टीबी क्या होता है, आई इंटू के बी इंटू एम, यही होता है। तो आई 1/2 हो गया, तो डेल्टा टीबी क्या हो गया, हाफ द इनिशियल वैल्यू। अगर ये वाटर में होता है तो उसकी वैल्यू आई के बी एम होती है, लेकिन अब 1/2 हाफ होगी ना इनिशियल वैल्यू से, तो डेल्टा टीबी विल बी डिक्रीज बाय द हाफ। ओके, नेक्स्ट एसोसिएशन है, ये आपको समझ आ गया। और नेक्स्ट इसमें आपका आता है अल्फा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, इसके बेस पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आप एक लर्न कर लो, ठीक है, दैट विल बी हेल्पफुल यू, ठीक है। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ओके, नेक्स्ट अगर डिसोसिएशन हो जाए, ये भी इंपॉर्टेंट है, आई इज इक्वल टू, ठीक है। पहले डिसोसिएशन करते हैं फिर वो एक्सप्लेन करूंगी। डिसोसिएशन में क्या होगा, आपकी आई की वैल्यू, डिसोसिएशन में नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए इसलिए आई की वैल्यू बढ़ गई। ओके, ऊपर मैंने एसोसिएशन कराया था, एसोसिएशन में मॉलिक्यूल्स का नंबर डिक्रीज हो रहा है, नंबर डिक्रीज हो रहा है इसलिए आई की वैल्यू डिक्रीज हो रही है 1 से। लेकिन डिसोसिएशन में आपका नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई एक सॉल्ट ले लेती हूँ, आपका CH3CONA, ठीक है। जब ये ब्रेक करेगा आयंस में, CH3CO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, दो आयंस, नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए इसलिए आई की वैल्यू आपकी बढ़ जाएगी। अब देखो अल्फा की वैल्यू ये आपको याद रखनी है, ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ज्यादातर क्वेश्चन आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बेसिस पे आ जाते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको NaCl, ठीक है, जब भी आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, जैसे यहाँ पे है NaCl, तो आई की वैल्यू आपके जितने आयंस है उसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इन जनरल NaCl दिया होगा, अगर आपको एल्यूमिनियम सल्फेट दिया होता है Al2SO4 3, ठीक है, तो टोटल आयंस आपके 7 है, तो आई की वैल्यू आपकी 7 बनती है, ठीक है। यहाँ पे एक NaCl का मैंने इन जनरल आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो आई की वैल्यू। अब इसी के बेसिस पे आपको मैं एक क्वेश्चन बता रही हूँ आपको, ठीक है, उसके बेसिस पे आप आंसर दोगे, ठीक है। आपको बताना विच हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ये आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, IKBM, आई की वैल्यू के अकॉर्डिंग बताओगे आप। अब देखो 1 मोलर ही NaOH दिया हुआ है आपको इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन 1 मोलर NaOH, सेकंड दिया हुआ है आपको Na2SO4, थर्ड दिया हुआ है NH4NO3, नेक्स्ट फोर्थ दिया हुआ है KNO3, ठीक है। 1 मोलर ही चारों दिए हुए हैं। अब यहाँ देखो इसमें आई आपका 2 आएगा KNO3 में, एक पोटेशियम एक NO3, यहाँ पे भी आपका I2 आएगा, यहाँ पे भी आपका ये वाला ऐसे ब्रेक करेंगे 2 आयंस बनेंगे, लेकिन यहाँ पे Na2SO4 में 2 सोडियम का और 1 सल्फेट का 3 आया, तो 3 आई जैसे ही बढ़ेगा डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू IKBM, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना आई की वैल्यू उतना ही आपका बॉइलिंग पॉइंट, तो आपका आंसर करेक्ट इज Na2SO4, ठीक है। समझ आ रहा है, देन यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। नेक्स्ट हम करते हैं इसके एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया लास्ट इसका, इसके बाद आपका ये कंपाइल हो गया, इसके बाद हम क्वेश्चंस पे मूव ऑन करेंगे, ठीक है। आई की वैल्यू अगर ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल, ठीक है, या मोलर मास दिया हो, तो ज्यादातर तो आपका यही ऊपर वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, तो यही आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ऑब्जर्व्ड आपको आप क्वेश्चन में आपको गिवन होती है, ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन होती है। नॉर्मल आप कैलकुलेट करते हो फॉर्मूला से, जैसे आपका डेल्टा टीबी इज इक्वल टू IKBM है, तो आई आप यहाँ से निकाल लोगे, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डेल्टा टीबी IKBM, ठीक है, आपके क्वेश्चन कराऊंगी तो उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो, ठीक है। डेल्टा टीबी आपकी ये आप नॉर्मल वाली जो आप कैलकुलेट करोगे, और ऑब्जर्व वाली क्वेश्चन में गिवन है तो आप आई की वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू निकालोगे। फर्स्ट पार्ट में ये क्वेश्चन आएगा आपके पास। सेकंड इसको मॉडिफाई करके पूछेंगे कि आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन बताना है, तो अल्फा डिसोसिएशन के लिए मैंने भी बताया I-1/n-1, डिसोसिएशन वाला याद रख लो। और एसोसिएशन में क्या करोगे, ठीक है, एसोसिएशन में क्या करोगे, इसका रिवर्स कर दोगे, I-1 और 1-n, ठीक है, ऐसे करके आप निकाल सकते हो। ओके, होप यू विल बी अंडरस्टैंडिंग। अब मूव ऑन करते हैं हम क्वेश्चन पे, मूव ऑन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन फ्रॉम द रॉयलेट्स लॉ ऑब्जर्व्ड बाय मिक्सिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। देखो ये अब मैंने बोला था ना, PYQ भी है आपका। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म कौन सी डेविएशन करवाई हुई है, नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। रॉयलेट लॉ से कौन सी है, नेगेटिव डेविएशन। नेक्स्ट इसके आगे आप बताओगे इंटरेक्शन कौन सी थी, ये नेगेटिव के लिए उल्टा लेना, नेगेटिव है तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है तो इंटरेक्शन है AB इज ग्रेटर देन इंडिविजुअल AA और BB इंटरेक्शन, ठीक है, ये इसका आंसर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें देखते हैं और क्या पूछा हुआ है। इसमें एक और पार्ट पूछा है, व्हाई देयर इज अ डिक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, जब हम इसे मिक्स करते हैं तो इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। ओके, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर यही दिया हुआ इंटरेक्शन के बेसिस पे ही, कि AB की इंटरेक्शन आपकी ज्यादा है तो आपका बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है, ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ AB इंटरेक्शन द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ओके, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका विशाटिक 2 सॉल्यूशन, ठीक है, 2 सॉल्यूशन लिए, दोनों की आपको 7.5 ग्राम और इसका मोलर मास दिया, अदर की आपकी कंसंट्रेशन दिया है, और आपको Z का 100 ग्राम में सॉल्यूशन दिया। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट फ्रोजन एट द सेम टेंपरेचर, ठीक है, Z का मोलर मास आपको निकालना है, ठीक है। फ्रोजन बोला मतलब डेल्टा TF की बात हो रही है, तो डेल्टा TF क्या होता है आपका, डेल्टा TF क्या होता है आपका KF इंटू M,
ओके, अब डेल्टा टी एफ आपका दोनों का सेम दिया हुआ है, तो मतलब के एफ मोलैलिटीज का डिफरेंस आएगा, सिर्फ एक का एम लिख लेंगे, एक सेकंड वन का यूरिया दिया हुआ है, एक जेड दिया हुआ है, यूरिया का मैं लिख रही हूँ एम, और जो आपका सेकंड सॉल्यूशन है उसका लिख रही हूँ मैं एम डैश मोलैलिटी। ओके, अब इसको के एफ भी सेम होगा, दोनों फ्रोजन सेम टेम्परेचर पे, तो एम मोलैलिटी इज इक्वल टू एम डबल डैश, ठीक है। फॉर्मूले को इक्वेट करोगे तो डेल्टा टी एफ से के एफ कट जाएगा, ठीक है। दूसरे वाले सॉल्यूशन टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, क्यों डेल्टा टी एफ आपस में इक्वल है, फ्रोजन एट सेम टेम्परेचर, तो डेल्टा टी एफ शुड रिमेन द सेम, और के एफ से के एफ कैंसिल करने के बाद आपका जो फॉर्मूला रिड्यूस होता है दैट कम्स आउट टू बी एम इक्वल टू एम डैश। ओके, m इक्वल टू एम डैश। अब m क्या है, मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे पहले 7.5 डिवाइडेड बाय कितना मोलर मास दिया यूरिया का 60 इंटू योर 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो 1000 अपॉन 100 आ गया। इसके नेक्स्ट आपका z का पूछा हुआ है, z का आपको मोल्स दिए हुए हैं 42.75 डिवाइड बाय मोलर मास मैंने लिख दिया कैपिटल M इंटू 1000 अपॉन 100, 1000 अपॉन 100 दोनों साइड से कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट इसको आप सॉल्व करोगे, आप m इधर m आप ट्रांसफर करोगे इस साइड पे, और रेस्ट आप यू कैन ट्रांसफर इट हियर। तो ऑन सॉल्विंग आपके पास जो फॉर्मूला रिड्यूस होता है m इक्वल टू 42.75 डिवाइडेड बाय 7.5 इंटू 60। इस सारे को सॉल्व करोगे, योर आंसर कम्स आउट टू बी, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव ऑन करते हैं। आपसे अब वेंट हॉफ फैक्टर पूछा हुआ है, ठीक है। CH3COH इन वाटर और इन बेंजीन, जब बेंजीन होगा तो एसोसिएशन होगा, ओके। एसोसिएशन होगा तो I इज लेस देन 1, ओके, क्योंकि ये डाइमर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको इथेनोइक एसिड का बताया हुआ है, ठीक है। अगर वाटर होगा यहाँ पे डिसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन में I इज ग्रेटर देन 1, ओके। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 2.5 ग्राम ऑफ वॉलेटाइल सब्सटेंस यू हैव एड, ओके, 2 पॉइंट वॉलेटाइल सब्सटेंस इन 50 ml, इट गिव अ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ 0.52, तो आपको मोलर मास निकालना और केबी की वैल्यू दी हुई, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, ओके। डेल्टा टीबी की वैल्यू गिवन है 0.52, केबी की वैल्यू गिवन है आपकी 0.52। मोलैलिटी क्या होती है आपकी, नंबर ऑफ मोल्स 2.5, आपको मोलर मास नहीं दिया हुआ इसमें, तो मोलर मास आपने कंसीडर कर लिया एम इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 500, 0.52 से 0.52 तो कैंसिल हो गया। आपके पास जो बचेगा ऑन सॉल्विंग एम इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले पुट करने के लिए बाद आपके पास जो वैल्यू बचेगी दैट इज कम्स आउट टू बी एम इक्वल टू 2.5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 50। इस सारे को सॉल्व करोगे तो आपका मोलर मास की वैल्यू आ रही है 50 ग्राम पर मोल, ओके। ये आपको क्वेश्चन में निकाल दो, सिंपल आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तभी मैंने आपको कहा है सिंपल क्वेश्चंस में आपको फॉर्मूला की बहुत ज़्यादा जरूरत है, आपको तीनों फॉर्मुलाज अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। इन तीनों फॉर्मुलाज बेस्ड आप क्वेश्चन देख रहे हो आप। नेक्स्ट हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अब आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले आपको पता चाहिए स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, ठीक है। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट के जब आप कंडक्टिविटी वर्सेस कंसंट्रेशन देखोगे तो आपका ये ग्राफ आएगा, ठीक है। ये आपको ग्राफ पता होना चाहिए, ये वीक का है और ये स्ट्रॉन्ग का है, ठीक है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जब आप एक्स्ट्रा प्लॉट करते हो तो आपको स्ट्रॉन्ग का पता चल रहा है लेकिन वीक का नहीं पता चल रहा है, इसलिए हमारे पास सेकंड आया आपका कॉलरिश लॉ, ठीक है। ये आपको ग्राफ पता होना चाहिए इसमें। सेकंड आपको कॉलरिश लॉ पता होना चाहिए, ठीक है। कॉलरिश लॉ की आपकी वैल्यू ये गिवन है, ठीक है। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इंडिविजुअल आयंस की आपकी आयन का जो नंबर है मल्टीप्लाइड्स इनफाइनाइट डाइल्यूशन उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे फॉर एग्जांपल नीचे देखो एसिटिक एसिड का लिखा हुआ है मैंने, ओके। CH3CO नेगेटिव में ब्रेक होगा और एक H, इसके बेस क्वेश्चन आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, आप PYQ में ऑब्जर्व करोगे और इसके बेस अभी क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका अल्फा। अल्फा क्या होता है आपका, कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व। ऑब्जर्व्ड आपको हमेशा गिवन होता है क्वेश्चन मैंने बोला, और अल्फा क्या है आपका, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, अभी करा था। नेक्स्ट आपको इसमें पता होना चाहिए कैलकुलेटेड, आप फॉर्मूले से ऊपर वाले इन फॉर्मूल्स की हेल्प से यूज करके कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है दैट यू हैव टू लर्न, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं डायरेक्ट, आपका जाते हैं हम कंडक्टिविटी पे, ओके। कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है आपका K, ठीक है, K से लिखते हैं और इसका ये वाला फॉर्मूला है कंडक्टेंस, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला भी क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के, तो आपको ये पता होना चाहिए। जी आपका कंडक्टेंस है और जी क्या होता है आपका 1/r, ये लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। जी है कंडक्टेंस, 1/r होता है, रेजिस्टेंस दिया होता है, कंडक्टेंस आप निकाल सकते हो, ठीक है। और उस वैल्यू को पुट करके आप कंडक्टिविटी की वैल्यू निकाल सकते हो। इसमें आप देखोगे कि कंडक्टेंस इसका डाइल्यूशन के साथ आपका कबार क्वेश्चन पूछा होता है, ठीक है। डाइल्यूशन का इफेक्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा होता है, डाइल्यूशन के साथ आपके नंबर ऑफ आयंस डिक्रीजेस, नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज कर रहे हैं इसलिए कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेस विद द डाइल्यूशन। लेकिन अगर आप मोलर कंडक्टिविटी वाला फॉर्मूले पे मूव ऑन करते हैं, ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन रहे हैं। मोलर कंडक्टिविटी पे आप मूव ऑन कर रहे हो, देखो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला दिया हुआ है, इसको आप फर्दर सॉल्व करते हो तो लैम्डा m इज इक्वल टू केवी 1000/c, कंसंट्रेशन आपकी डिक्रीज कर रही है, ठीक है, डाइल्यूशन के साथ। अब देखो ये फॉर्मूला दो तरीके से आपका रिड्यूस हो सकता है। लैम्डा m ये आपको पता है मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा m क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, और अगर स्पेसिफिक होता तो यहाँ पे एसपी लिख देते, k इंटू 1000 अपॉन योर कंसंट्रेशन, या इसको हम लिख देते हैं मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी की टर्म्स में, ओके, डिवाइडेड बाय मैंने लिख लिया मोलैरिटी, ओके।
तो आप देख रहे हो मोलैरिटी क्या होती है आपकी नंबर ऑफ आयंस, लेकिन कंसंट्रेशन डाइल्यूशन के साथ आपकी डिक्रीज करती है। ये जितनी वैल्यू डिक्रीज करेगी आपका न्यूमिनेटर उतना ही बढ़ेगा। तो डाइल्यूशन के साथ आपकी मोलर कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, लेकिन कंडक्टिविटी आपकी डिक्रीज करती है। मैं सारे को कंपाइल करके लिख रही हूँ आपका, ठीक है, फॉर्मुले से आप इसको एक्सप्लेन कर दिया मैंने। मैं आपको कंपाइल करके लिख रही हूँ ताकि आपको पेपर के लिए याद रखे। डाइल्यूशन का इफेक्ट, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को हम लिखते हैं के से। कंडक्टिविटी आपकी बढ़ रही है, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आपकी, सॉरी रिवर्स लिख दिया मैंने, मोलर कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी आपकी डिक्रीज कर रही है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज कर रहे हैं, लेकिन मोलर और ये आपके बढ़ रहे हैं। ये आपको लर्न होने चाहिए अच्छे से, ये कंसेप्ट। ओके, फॉर्मूला प्लस ये कंसेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आप मूव ऑन कर रहे हो ई नॉट, ठीक है। ई नॉट ऑफ अ सेल कैसे कैलकुलेट करना है, ई कैथोड माइनस एनोड। अब बच्चों को पता नहीं चलता कि कैथोड कौन सा है एनोड कौन सा है, उसके लिए मैंने सिंपल ट्रिक बनाई हुई है, ये लर्न कर लो बस, बहुत है, ठीक है। जहाँ पे गेन होएगा रिडक्शन होगा वहाँ पे कैथोड है, जहाँ पे लॉस होगा वहाँ पे एनोड। अब ये गेन और लॉस क्या होता है, जैसे कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव बना, जहाँ पे प्लस आ रहा है मतलब यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, ठीक है। लॉस हुआ है तो मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन है और ये एनोड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। जो ईएमएफ दी हुई है वो आपकी एनोड की दी हुई है। ओके, नेक्स्ट अगर ऐसे ही अगर जिंक Zn2 पॉजिटिव से Zn बन जाता है यहाँ पे, ओके, Zn से Zn2 पॉजिटिव बन रहा है, तब भी यहाँ पे देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, प्लस आया, तो ये भी आपका एनोड है। या फिर आपका बनता है Zn2 पॉजिटिव से Zn में कन्वर्ट होता, तो यहाँ पे 2 से 0 हो गया, तो गेन करें इलेक्ट्रॉन, गेन करने के बाद इसका क्या हुआ है, रिडक्शन, और ये क्या है, कैथोड। ओके, अब ई नॉट की वैल्यू आपको यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ये वाली चीज पता होनी चाहिए जो मैंने अभी बॉक्स में डाली हुई है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड, ये चीज इंपॉर्टेंट है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब इसी का यूज करके हम नर्नेस इक्वेशन पे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। नर्नेस इक्वेशन क्या होती है आपकी, ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन। नर्नेस इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है 2 to 3 मार्क्स, इंटू लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन, ठीक है। ये आपका है नर्नेस इक्वेशन, ये आपको पता होनी चाहिए, इसके बिना आपका गुजारा नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद आपके जो कुछ और फॉर्मुलेस इसी को यूज करके बनते हैं, एक तो बनता है आपका गिब्स फ्री एनर्जी का, जी इज इक्वल टू एन ई नॉट एफ माइनस में, और इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, ठीक है। ये फॉर्मुलेस आपको पता चाहिए। ईएमएफ के बाद कई बार आपको जी निकालना आता है, जी दिया होता है, ई नॉट की वैल्यू पूछ लेते हैं, ठीक है। ये सारे तीनों फॉर्मुलेस इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेंबर इट। ओके, इसके बेस हम क्वेश्चंस करेंगे। नर्नेस इक्वेशन के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है आपका फैराडेज लॉ का, ठीक है। फैराडेज लॉ के आपके 2 लॉ है। पहला लॉ है जितना आपका मास इज डायरेक्टली डिपॉजिटेड ऑन अ सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये आपका फॉर्मूला W इज इक्वल टू ZQ, एक फॉर्मूला ये है। सेकंड आपका फॉर्मूला है मास ऑफ वन डिपॉजिटेड बाय इट्स इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, एक का डिवाइडेड बाय इट्स इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, जो उसका मोलर मास है डिवाइडेड बाय कितने उसके आयंस बन रहे हैं, इक्वल टू मास डिपॉजिटेड ऑफ सेकंड कंपाउंड डिवाइडेड बाय इट्स इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। दोनों का डिवीजन करते हैं मास का डिवाइडेड बाय इट्स इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। और मास आपको ये जो क्वेश्चन में गिवन होता है वो यूज करना होता है, ना कि मोलर मास। ओके, ये फैराडेज के लॉज हैं, दोनों आपको पता होने चाहिए। ओके, डेफिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, ये डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। कई बार स्टेट द फैराडेज लॉ आता है, यू कैन सी व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, तो मास ऑफ द वन कंपाउंड इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ सेकंड, और उसका इक्विवेलेंट वेट से आप डिवाइड करते हो, ठीक है। या फॉर्मूला खुद मेंशन कर सकते हो फॉर गेटिंग द फुल मार्क्स। और फर्स्ट आपका ये वाली डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है। अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पास्ट, हियर इट इज। ओके, नेक्स्ट हम सेल और बैटरी के टॉपिक। फर्स्ट आपका सेल रहेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। इसके अदर नेम भी आपकी यहाँ मेंशन है, वोल्टिक, डेनियल और गैल्वेनिक, ठीक है। ये तीनों आपके नाम है। इसमें क्या करेंगे हम, जिंक की इलेक्ट्रोड जिंक सल्फेट के सोल्यूशन भी डालेंगे और कॉपर की कॉपर सल्फेट में, ठीक है। तो आपका कनेक्ट करते हैं हम इसको सॉल्ट ब्रिज के थ्रू। ओके, थर्ड नेक्स्ट पार्ट इसमें रहेगा कि इस करंट के लिए हम एक पूरा सर्किट बनाएंगे। ओके, दिस इज द सर्किट, जो करंट और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट आपकी ऑपोजिट रही, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इन योर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे दैट इज ऑपोजिट टू द करंट फ्लो। ओके, नेक्स्ट इसमें आपका सॉल्ट ब्रिज का क्या यूज है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछा होता है, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज एक तो कनेक्टिविटी के लिए यूज करते हैं, ठीक है, दोनों आपके जो ये आपने बीकर्स रखे हैं इनको कनेक्ट करने के लिए। सेकेंड थिंग, इसमें एक अगर अगर का पेस्ट डालते हैं ताकि आपका जो कंडक्टेंस है, रेजिस्टेंस है, दैट शुड बी मिनिमम, ठीक है। रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस होती है सॉल्यूशंस में करंट फ्लो करने के कारण, वो आपकी मिनिमाइज करने के लिए हम ये पेस्ट यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल पे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल आपके ये कुछ दिए हुए हैं, ठीक है। आपने एक और चीज इसमें याद रखनी है, इसमें ये बात याद रखनी है आपको, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है, कोई भी आप केस लोगे अगर वो आपका सॉल्यूशन के आपकी आयन की मूवमेंट पे देखते हैं, ठीक है। इसमें आपका जैसे लेड हो गया, NaCl हो गया, इन सब के आपके सॉल्यूशन लेंगे। अगर आपका वाटर में ले रहे हैं एक्वस में, और या फिर उसी जैसे कॉपर का सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट में ले रहे हैं, तो आपके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो आपके डिपेंड करेंगे कितनी उसकी मोबिलिटी है आयन की मूव करने की।
अब आप, मैं जनरल बता रही हूँ, ठीक है। ये लेड ब्रोमाइड है, जब भी आपका मोल्टन लिखा होगा, ठीक है, कोई भी आपका लेड ब्रोमाइड, लेड बैटरी होती है ना लेड ब्रोमाइड वाली, ओके। और नेक्स्ट आपका होता है NaCl, जब भी ये NaCl या लेड ब्रोमाइड या कोई और भी हो सकता है इसकी जगह, तो जो आपका पॉजिटिव पार्ट होगा वो कैथोड पे जाएगा, और जो नेगेटिव पार्ट होगा वो आपका, जैसे Cl और Br है, ये आपका एनोड पे होगा। ये आपको याद रखना है, ओके। हम ये बात कर रहे हैं आपकी इलेक्ट्रोलाइट सेल की, ओके। और अगर एक्वस हो जाएगा, एक्वस में आपका केस विल बी डिफरेंट, ठीक है। NaCl अगर एक्वस हो गया, एक्वस अगर जब भी लोगे आप, चाहे H2SO4 लिया, एसिडुलेटेड वाटर कहते हैं, ठीक है। एक्वस H2SO4 को बोलते हैं एसिडुलेटेड वाटर, ओके। तो इसमें हम आयंस को कंसीडर करते हैं, एक तो H पॉजिटिव आयन, ठीक है, दोनों से कॉमन ही आएगा। एक्वस मतलब वाटर, वाटर किसमें ब्रेक करेगा, H पॉजिटिव और OH में। एक तो H पॉजिटिव आयन आपका हाइड्रोजन में कन्वर्ट करेगा, पॉजिटिव है तो ये किस में जाएगा, कैथोड पे आपकी हाइड्रोजन आएगी। और नेक्स्ट आपके तो OH है, वाटर से, SO4 2 नेगेटिव है आपका सल्फ्यूरिक एसिड से, लेकिन ऑक्सीजन की आपकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, ऑक्साइड आयन की, तो ये ऑक्सीजन मिलेगा आपको एनोड पे। ये कुछ मोबिलिटी आपको याद रखनी पड़ेगी, ऑक्सीजन की मोबिलिटी ज़्यादा है तो आपको ऑक्सीजन मिलेगा, सल्फेट वाला आयन नहीं मिलेगा एनोड पे, ओके। अगर H2SO4 की जगह आपके पास NaCl होता, NaCl यहाँ से तो आपको HOH मिलेगा, और यहाँ से आपका कैथोड पे आपकी हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा मोबिलिटी, और आपको एनोड पे Cl नेगेटिव, वो कन्वर्ट हो जाएगा Cl क्लोरीन गैस में, और ये हाइड्रोजन पे। कैथोड पे आपका ये मिला, एनोड पे आपको नेगेटिव पे क्या मिला है, योर क्लोरीन गैस। ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, उसका कोई अदर ऑप्शन नहीं है, ठीक है। मोबिलिटी वगैरह होती है, ओके, लाइक फार्मूलाज दैट यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट अगर कॉपर का बात करें, ठीक है, ये तो आपको लर्न करनी पड़ेगी। कॉपर की भी सेम ऐसी ही बात होती है, ठीक है। कॉपर अगर किसी और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, ठीक है, उसके साथ आपने अगर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ले लिया, तो आपका जो कॉपर सल्फेट है दैट विल गिव यू द कॉपर आयन एंड द सल्फेट आयन, ओके, दिस विल बी द रिजल्ट। लेकिन अगर कॉपर सल्फेट का ही सॉल्यूशन ले लिया आपने, कॉपर की रिडक्शन करवा रहे हो विद द कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है, कॉपर का इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम लिया, कॉपर ले लिया, तो आपको जो कैथोड पे मिलेगा, कैथोड आपका प्लस होता है, ठीक है, कैथोड प्लस होता है, तो कॉपर विल बी रिड्यूस टू योर कॉपर 2 पॉजिटिव, और आपका रिडक्शन होगा जहाँ पे नेगेटिव होगा वहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव, वो इटसेल्फ गेट रिड्यूस टू कॉपर, ओके। मतलब कि दोनों ही आपके कॉपर के आपको कैथोड और एनोड पे एनायनिक फॉर्म मिली है, दैट यू हैव टू लर्न। नेक्स्ट हम बैटरी पे चलते हैं, ठीक है। ये तो सेल की बात थी, इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक। बैटरी में फर्स्ट आपकी बैटरी आती है आपकी, हियर इट इज प्राइमरी बैटरी, ड्राई सेल, ठीक है। ये इसका जिन कंटेनर, ये आपको जस्ट डायग्राम्स याद रखने हैं, और ये आपका बस बहुत है, इतना ही याद रखना है। जिन कंटेनर, और कौन सा इलेक्ट्रोड है, कार्बन का, पेस्ट कौन से डालना है, मैग्नीज ऑक्साइड का, ठीक है। नेक्स्ट इसके बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं आपके कि कहाँ कहाँ ये यूज करे हुए हैं, ओके। ये कुछ रिएक्शंस अगर याद होते हैं वेल एंड गुड, नहीं होते देन यू कैन ऑल्सो स्किप। बटन सेल है, ओके, ये इसकी EMF है, इसमें भी जिन कंटेनर यूज करा है, कार्बन का इलेक्ट्रोड करा है, लेकिन यहाँ पे पेस्ट डिफरेंट हो गया, KOH वाला पेस्ट हो गया, ओके, ये पेस्ट डिफरेंट है। नेक्स्ट आपके पास लेड स्टोरेज बैटरी, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग बोथ कैन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। इसमें ये रिएक्शन है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की, ये आपको दोनों रिएक्शन अच्छे से गो थ्रू करने, ठीक है। ये आपकी रिएक्शन है, ये सबसे ऊपर वाला डिस्चार्जिंग है, नीचे वाला आपका रिचार्जिंग है, ठीक है। कैथोड एनोड कौन सा होता है, दैट यू हैव टू रिमेंबर, ओके। ये आपकी रिएक्शन यू हैव टू लर्न। नेक्स्ट इसमें हम आते हैं निकल कैडमियम बैटरी, ये आपका निकल कैडमियम की बैटरी 1.4 वोल्ट है, ये रिएक्शन है। इंपॉर्टेंट क्या है, फ्यूल सेल, फ्यूल सेल आपका रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। अपोलो स्पोर्ट्स मिशन में हुआ था, इसके जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है, और वो पॉल्यूशन फ्री है और एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, इसलिए ये आपका इन यूज ज़्यादा होता है, ओके। होप अब हम क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। इसके बेस क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कैलकुलेट द EMF, ठीक है। EMF है मतलब नॉन इक्वेशन की बात हुई है यहाँ पे। ई अब आपको पहले सबसे पहले E0 निकालना है। E0 क्या होता है, कैथोड माइनस E एनोड। मैंने कैथोड क्या होता है आपका, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने से पहले सबसे पहले आपको इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। क्रोमियम और आयरन की इक्वेशन लिखो, लिखनी किससे, आपने जो आपको ऊपर सेल का एक्सप्रेशन दिया हुआ, ठीक है। अब देखो क्रोमियम किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव में, और आयरन है, आयरन 2 पॉजिटिव आयरन में कन्वर्ट हो रहा है। जो पहले लिखा होता है वो आपने पहले लिखना है,
एरो से आयरन 2, बाद में आपका जो लिखा होता है वो आपने एरो के बाद लिखना है, ठीक है। अब देखो आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हो रहा है, आयरन 2 से आयरन बन रहा है, तो आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आयरन वाला है, ठीक है, 2 से 1 वाला, तो मतलब 0.45 वाला क्या है आपका योर कैथोड। ओके, इसी सेल रिएक्शन को यूज करके आयरन वाली ईएमएफ पहले लिख रही है, बाद में आपने क्रोमियम वाली लिखनी है, ठीक है। तो 0.05 माइनस का माइनस माइनस प्लस 0.75 वोल्ट, इस सारे को सॉल्व करोगे तो आपकी ई नॉट की वैल्यू आती है 0.3, ठीक है, 0.3 वोल्ट आई। आपको ई निकालना है, ई क्या होता है, ई नॉट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन, एन कितना आएगा, अभी 6 आएगा आपका, ठीक है। आपने बैलेंसिंग इक्वेशन देखोगे तो आपको नीचे आएगा 6, लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो लॉग प्रोडक्ट में क्या बन रहा है आपके आयंस, क्रोमियम 3 के आयंस बन रहे हैं, नहीं सॉरी आयरन 2 के ऊपर, तो आयरन 2 के रेज टू पावर 3 आएगा, ठीक है, बैलेंसिंग के बाद। और क्रोमियम 2 के कितने आयंस बन रहे हैं, इसके 3 आयंस बन रहे हैं, ठीक है, ऊपर आयरन नीचे क्रोमियम। ओके, क्योंकि प्रोडक्ट में देखेंगे ना, प्रोडक्ट में आपके क्रोमियम के ऊपर आएंगे। ये रिएक्शन था, यहाँ तक ई नोट तक तो क्लियर है, आपको एक बार रिएक्शन में ऊपर लिख के दे रही हूँ, उससे हम नॉनेस्ट इक्वेशन बनाते हैं। ओके, नॉनेस्ट इक्वेशन बनाने के लिए क्रोमियम प्लस आयरन 2 पॉजिटिव, इट विल गिव यू क्रोमियम 3 पॉजिटिव प्लस, ये आपकी इक्वेशन बनी, ठीक है। अब यहाँ से आप नंबर ऑफ आयंस को मल्टीप्लाई करोगे तो एन की वैल्यू आपकी 6 आई है, ठीक है। अब ऊपर आप प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते हो, प्रोडक्ट में आपके क्रोमियम क्या है, तो यहाँ पे देखो ऊपर यहाँ पे क्रोमियम आएगा, इसकी ई नॉट आपकी नॉर्नेस्ट इक्वेशन बनेगी, एन की वैल्यू 6 पता चल गई आपको, एन आपका 6 है, ई क्या है, ई नॉट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय 6 लॉग क्रोमियम 3 पॉजिटिव रेज टू पावर कितने आयंस है क्रोमियम के 2, तो ऊपर 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आयरन 2 रेज टू पावर 3, ठीक है। और इनकी कंसेंट्रेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है, हियर यू कैन सी, ये वाली आपको 0.01 और 0.001, तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ उनकी। आयरन की है आपकी, नीचे आयरन था 0.1 और ऊपर है 0.1, इस सारे को सॉल्व करोगे तो आपको पास ई नॉट की वैल्यू आपने अभी कैलकुलेट करी है 0.3, ये भी पुट कर रही हूँ मैं, ई नॉट की वैल्यू पुट कर दी मैंने 0.3, तो ई नॉट जो आपको कैलकुलेशन के बाद आता है डेट कम्स आउट टू बी 0.2604, ठीक है, कैलकुलेट करोगे यू विल बी गेटिंग 604 पॉइंट वोल्ट, ठीक है, दिस कम्स आउट टू बी योर ईएमएफ। ये फर्स्ट का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका कंडक्टिविटी ऑफ दिस एसिटिक, ये तो बहुत बारी रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, अच्छे से कर लेना ये, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन ऑब्जर्व करो कि कंडक्टिविटी मतलब आपको के की वैल्यू गिवन है और आपको कंसंट्रेशन गिवन है, आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, मतलब अल्फा निकालना है। अल्फा क्या होता है, लैम्डा एम कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व्ड, ठीक है, ऑब्जर्व्ड की आपकी वैल्यू गिवन है, कैलकुलेट आप कैसे करोगे, लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कैसे करते हैं, के इन 2000 अपॉन मोलैलिटी, ठीक है। अब के की वैल्यू आपको गिवन है कंडक्टिविटी 7.8, वैल्यूज को जस्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, तो लैम्डा एम कैलकुलेट करोगे आप, लैम्डा एम इज इक्वल टू के की वैल्यू गिवन है 7.8 इंटू 10⁻⁻5, ऊपर डाला, नीचे क्या आएगी मोलैलिटी कितनी है 0.01, इस सारे को सॉल्व करोगे तो लैम्डा एम कैलकुलेटेड कितनी आई आपकी वैल्यू, दैट कम्स आउट टू बी 78। ओके, अब इसको अल्फा की वैल्यू वाले इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो आपका आएगा 78 डिवाइडेड बाय 390, ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू आएगी आपकी 0.2 इंटू 100 करोगे तो आपका 20% डिसोसिएशन हुई है, ठीक है, यही आपको निकालना था इसमें, ठीक है। एक बार आप गो थ्रू करो, ये रब कर रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट भी आपका, ठीक है, ऑन डाइल्यूटिंग 2 इलेक्ट्रोलाइट्स ए और बी, लैम्डा एम इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं एस टाइप के, ठीक है, कई बार बच्चों को समझ नहीं आता, सिंपल है जो आपको करवाया भी कंसेप्ट उसी पे। ये देखो 2 इलेक्ट्रोलाइट्स है, ए की जो कंसंट्रेशन है वो एकदम डाइल्यूशन के साथ बढ़ गई, लेकिन बी की आपकी स्लोली इंक्रीज हो रही है, तो आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूछा हुआ है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पूछा हुआ है, तो आपने जब ग्राफ प्लॉट करा था लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन, मैंने कहा था डाइल्यूशन के साथ कंडक्टिविटी विल बी इंक्रीज, मोलर कंडक्टिविटी विल बी इंक्रीजेस, तो ठीक है, लेकिन ये बोला था मैंने फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ओके, लेकिन आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आपका ये वाला ग्राफ होगा, ओके, स्ट्रेट लाइन विल बी योर बी ग्राफ, और ए ग्राफ आपको कई बार ग्राफ बना होता है और उससे बताते हैं, ए आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट, आपसे स्ट्रॉन्ग पूछा था तो स्ट्रॉन्ग क्या है, इसका आंसर है बी इलेक्ट्रोलाइट, ओके, आंसर विल बी बी विल बी द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और कई बार ग्राफ बना के पूछा होता तो बी आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, रीजन क्या है, बिकॉज विद द डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस डज नॉट इंक्रीज रैपिडली, ठीक है, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज नहीं कर रहे रैपिडली, दैट्स वाई इट मीन्स कि वो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेडी करंट ऑफ 2 एम्पियर पास थ्रू टू सेल्स ए एंड बी कंटेनिंग दिस टू सॉल्यूशंस, सीरीज में कनेक्ट करे हुए हैं। इसमें 2 ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट बी, हाउ लॉन्ग विल करंट विल फ्लो व्हाट मास ऑफ जिंक डिपॉजिट। ठीक है, जब भी आप देखो ये करंट वगैरह के रिगार्डिंग है, तो हमने करंट जब भी पढ़ा हुआ है और आपके 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, तो आप फैराडेज का सेकंड लॉ अप्लाई करोगे। फैराडेज के लॉ आपको 2 कराया था। फर्स्ट में होता एम इज इक्वल टू एम या डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू, और सेकंड में मैंने बताया था इक्विवेलेंट वेट लेते हैं। नीचे एक साइड में जिंक का ले लिया, दूसरी साइड मैंने कॉपर का ले लिया। यही होता है सेकंड फैराडेज लॉ। ओके, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, यहाँ पे जिंक का लेंगे। ओके, नेक्स्ट अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, उसका एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आयंस। ठीक है, जिंक और कॉपर सल्फेट दोनों आपके 2 बनते हैं ना, Zn 2 पॉजिटिव और कॉपर 2 पॉजिटिव। इक्विवेलेंट वेट विल डिवाइडेड बाय 2, और आपको क्वेश्चन में गिवन है इनके मोलर मासेस। तो पहले यहाँ पे मैं जिंक का कंसीडर कर रही हूँ, इस साइड पे मैं कॉपर का लिखूंगी। जो फॉर्मूला था पहले मैं वो ऊपर लिख रही हूँ, उसमें वैल्यूज पुट कर दूंगी, फिर आपको इजी रहेगा। डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक इज इक्वल टू मास ऑफ फैराडेज सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं, कॉपर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। ओके, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस। तो सबसे पहले मैं इक्विवेलेंट वेट को सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, यहाँ पे जिंक के इक्विवेलेंट वेट को सब्स्टिट्यूट करती हूँ। जिंक का आपको मास दिया हुआ 65, तो 65/2, और कॉपर का दिया हुआ है 63.5, 63.5 डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब मास ऑफ जिंक का यू हैव टू कैलकुलेट, और कॉपर का आपको गिवन है 2 ग्राम। ये देखो, आपको मास ऑफ जिंक कैलकुलेट करना था, इस सारे को सॉल्व करोगे, 2 से 2 कैंसिल, तो मास ऑफ जिंक किसके बराबर आएगा, 2 इंटू 65 डिवाइडेड बाय 63.5। तो ये सारा कैलकुलेट करके जो आपका मास आएगा दैट कम्स आउट टू बी 2.05 ग्राम। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे यू विल बी गेटिंग 2.5 ग्राम्स मास ऑफ जिंक। ठीक है, क्या करें, सिंपल फॉर्मूला इसमें आपके वेट पुट करें। ठीक है, यहाँ पे तो आपको कॉपर और जिंक दिया था, अगर आपके डिफरेंट आयंस दिए होंगे तो आपको इक्विवेलेंट वेट का किसके इक्वल होगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय कितने आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम होता, जिंक सल्फेट और एल्यूमिनियम वाला होता, ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव होता है, तो मोलर मास डिवाइडेड बाय 3 होता। ओके, ये आपका 11th क्लास का कंसेप्ट था, होप जिन्हें नहीं पता आप पता चल गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन, यहाँ पे आपका नेम ऑफ अ सेल पूछा हुआ है। ठीक है, नेम ऑफ अ सेल पूछा हुआ है। फर्स्ट आपका अपोलो मिशन में कौन सा है, फ्यूल सेल H2O2। ठीक है, सेकंड आपसे पूछा है ऑटोमोबाइल्स और इन्वर्टर में कौन सी यूज करते हैं हम, बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी। ओके, लेड स्टोरेज बैटरी विल बी यूज फॉर हीरिंग एंड एड पर्पसेस, हम यूज करते हैं मर्करी सेल। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा है स्टेडी पोटेंशियल इन ट्रांजिस्टर्स में हम यूज करते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर्स में कौन सा यूज करते हैं हम, ड्राई सेल। ये आपको लर्न करने हैं, ये सारी जो मैंने अभी बताई हैं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपोलो में फ्यूल सेल, लेड स्टोरेज, आपका इन्वर्टर में हीरिंग पर्पसेस के लिए मर्करी सेल, ड्राई सेल हम यूज करते हैं ट्रांजिस्टर्स के। यहाँ से आप शॉर्ट नोट्स में आप लिख सकते हो अपने नोट्स में। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं, काइनेटिक्स पे, इंपॉर्टेंट है, और जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं ये सारे के सारे आपको बहुत अच्छे से करने हैं, इसमें से ही आपका देखना क्वेश्चन बना होगा। ठीक है, काइनेटिक्स के क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं और इन्हीं कंसेप्ट्स के अराउंड ही बनते हैं। फर्स्ट आपको रेट लॉ निकालना आना चाहिए। रेट, सबसे पहले आपको रेट पता होना चाहिए। रेट क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या प्रोसेस, मैकेनिज्म या कितनी स्पीड पे रिएक्शन हो रहा है, उन सभी को स्टडी करता है आपका काइनेटिक्स। ठीक है, और रेट क्या बताता है आपको, कितनी स्पीड से रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में बन रहा है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, इसलिए इसके बाहर लगाएंगे हम माइनस। ओके, यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो इसके बाहर लगाएंगे पॉजिटिव, और विद टाइम चेंज करते हैं d/dt। ओके, ये किसके इक्वल होता है, के आपका रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय द कंसंट्रेशन, जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है, रेज़ टू पावर कितनी कंसंट्रेशन उसकी डिपेंड करती है। जो हम ये रेट लॉ लिखते हैं ये आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से लिखते हैं। ठीक है, कई बच्चों को यही नहीं पता होता रेट लॉ लिखना कैसे है। ओके, क्वेश्चन करेंगे उससे आप निकाल लेना। नेक्स्ट एक्स क्या है आपका, ऑर्डर। एक्स क्या बताता है आपका, ऑर्डर की कितने नंबर ऑफ मोल्स आपके रिएक्टेंट के यूज कर रहे हैं हम प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो आप हमेशा एक ये चीज याद रखोगे, ये आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, एक तो बात फर्स्ट। सेकंड, आपको ये वाला एक्सप्रेशन अच्छे से पता होना चाहिए, क्या क्या चीजें हैं सारी। ठीक है, के आपका कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, ए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, एक्स ऑर्डर है, पी आपका प्रोडक्ट, आर आपका रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज करते हैं इसलिए इसके बाहर 9 लगाया, और प्रोडक्ट की बढ़ती है इसलिए प्लस लगाया। नेक्स्ट आप रेट कांस्टेंट की यूनिट्स करोगे। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये आपको लर्न करना है। मोल पर लीटर रेज़ टू पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। एन क्या है आपका ऑर्डर, जैसे फर्स्ट 0 ऑर्डर है तो एन की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपकी यूनिट्स बनेगी मोल पर लीटर पर सेकंड। एन अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो एन की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये वाली टर्म तो कट हो जाएगी, यूनिट आएगी सेकंड इनवर्स। ओके, ये आपका वेरिफिकेशन, कई बार क्वेश्चन में आपको ऑर्डर रेट कांस्टेंट की यूनिट्स वगैरह निकालनी आती है, तो आप कंसंट्रेशन की यूनिट्स के थ्रू ही आंसर को निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। ये वाली चीज पता होनी चाहिए, ए इज इक्वल टू
किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितनी कंसंट्रेशन ऑफ आपकी रिएक्टेंट बची है वो किसकी इक्वल होती है, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस न्यू के टी। ठीक है, ये आपका सभी के लिए ही एप्लीकेबल है एक्सेप्ट फर्स्ट लॉ। फर्स्ट के लिए आपको लर्न करना पड़ेगा। अब यहाँ से आप जीरो ऑर्डर के लिए डिराइव कर सकते हो, ये आपका एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, के की वैल्यू रेट के और टी वर्सेस हम प्लॉट करते हैं, इसलिए इसमें के और टी का ही आप देख रहे हो कि इन्वर्स रिलेटेड है। ओके, प्लॉट्स आप इजीली पढ़ सकते हो कि सभी बुक्स में बन रहा है, लेकिन आप यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको फॉर्मूलाज अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस करा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ये जीरो ऑर्डर के लिए आपको यू हैव टू रिमेंबर इट, के का एक्सप्रेशन वर्सेस टाइम और हाफ लाइफ। ठीक है, यहाँ ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से आपको दिमाग में हो जाना चाहिए कि जीरो ऑर्डर के लिए के के लिए ये एक्सप्रेशन है और आपका ये वाला एक्सप्रेशन, ये आपको दोनों एक्सप्रेशन याद हो गए होप। अब फर्स्ट लॉ पे मूव करते हैं। फर्स्ट लॉ के लिए ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसके पी वाई क्यूज आप देखोगे बहुत बने हुए हैं, जीरो और फर्स्ट में तो कॉमन ही है कि आपके पेपर में आना ही आना है, जीरो या फर्स्ट। ठीक है, हाफ लाइफ का ये फॉर्मूला होता है। ओके, अब इसके बेस क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एक बार क्वेश्चन दिया हुआ था कि आपका ए की कंसंट्रेशन को आपने बढ़ाया विद टाइम। ठीक है, तो हाफ लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। हाफ लाइफ में आप देख रहे हो कि ए तो है ही नहीं, ए की कंसंट्रेशन तो डिपेंड ही नहीं करे, तो हाफ लाइफ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सिंपल आ जाते हैं आपके 1 मार्क्स के। या फिर आपका जीरो ऑर्डर में ये देखो एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, जीरो में देख रहे हो आप, अगर आपकी ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो डायरेक्टली एक ही लाइन पे आ रहे हैं ना ऊपर ही, तो आपकी हाफ लाइफ भी बढ़ जाएगी। ओके, ये आपके मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको साइडवेज डिस्कस कर दिए। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। ये फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न कर लो, इसके बेस से आपके कई बार ग्राफ प्लॉट करने आ जाते हैं या फिर आपको न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इन दो ऑर्डर पे। नेक्स्ट आपकी कुछ फॉर्मूलाज है, ये अच्छे से लर्न कर लो, ये आपके 1 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपका जो आंसर निकालते हो आप, ठीक है, सॉल्व करने के बाद उनके लिए भी। ठीक है, टी 90% है आपका ये फॉर्मूला, हाफ लाइफ का 3.3 या 2.3 डिवाइडेड बाई की ए 99। ये कंफ्यूजन रहती है, 99 के लिए अलग है, 99.9% के लिए डिफरेंट है। जो 99% है वो 2 टाइम्स ऑफ टी 90, जो ऊपर वाला है 90% इसका है, और जो 99.9 है वो 10% है टी हाफ का। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्हीनियस इक्वेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्हीनियस इक्वेशन के बेस देखोगे आप, पी वाई क्यूज आए हुए हैं अच्छे से, ये देख लो, लॉग K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू दिस वन। ये क्या है आपका एक्टिवेशन एनर्जी, के आपका रेट कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट आप इसका स्लोप देखोगे, स्लोप ये वाला होता है। ठीक है, ये आपका स्लोप है। एक और बात, के और जब आपने स्मॉल टी लिया है, स्मॉल टी टाइम है, बच्चों को ये भी कंफ्यूजन रहती है, कैपिटल टी आपका टेम्परेचर है। ठीक है, जब टेम्परेचर की बात करोगे तो आप आर्हीनियस इक्वेशन से करोगे, अगर टाइम की बात कर रहे हो तो आप ऊपर जो आपने फर्स्ट और सेकंड लॉस करे हैं उसके अकॉर्डिंग आप बताओगे। ओके, होप यू विल बी एबल टू क्लियर इट। ठीक है, आप ये देखो, इस इक्वेशन को आप मॉडिफाई कैसे करोगे, आप मॉडिफाई करोगे विद द हेल्प ऑफ योर हाफ लाइफ। ठीक है, कई बार हाफ लाइफ दिया होता है, कई बार आपको रेट कॉन्स्टेंट दे देते हैं, तो ये रिलेशन आपको जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के लिए यू हैव टू रिमेंबर, हाफ लाइफ का जीरो के लिए, और उसके लिए आप रिड्यूस कर सकते हो। नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मूव ऑन कर रहे हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, इसमें जब आप रिएक्टेंट्स को देखोगे, देखो इसमें ये हाइड्रोलिसिस है आपके शुगर का। ठीक है, जब इसका आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, आपको रिएक्टेंट तो दो दिख रहे हैं, लेकिन जब आप रेट लिख रहे हो यू विल बी सीइंग कि रेट में सिर्फ एक की कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड कर रहा है रेट लो, रेट आपका एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको लग रहा है, लेकिन आपके रिएक्टेंट्स दो है, तो इसको हम कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, इसमें क्या होता है कि आपका सेकंड जो रिएक्टेंट हम यूज करते हैं दैट इज इन द लार्ज अमाउंट, ये आपका लार्ज अमाउंट में होने के कारण इसकी कंसंट्रेशन हम पानी लेके इसको निग्लेक्ट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चंस पे। अगर अब तक आपको वीडियो अच्छी लग रही है देन यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, क्वेश्चंस के बाद आपका फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। ये आपको रेट लॉ दिया हुआ है, ठीक है, ए और बी से। यहाँ से आप ऑर्डर क्या निकाल रहे हो, इस वाले रेट लॉ से ऑर्डर आपका 3 आ रहा है। ठीक है, अब आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ए अगर डबल हो जाए, ए डबल होएगा तो 2a रेज टू पावर 2, तो आपका रेट जो बन जाएगा 2 बाहर निकालोगे तो आपका 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, रेट विल बिकम इनिशियल टू द 4 टाइम्स आपकी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा अगर बी इज प्रेजेंट इन एक्सेस। ठीक है, अगर बी एक्सेस में है तो मैंने आपको भी करवाया था, अगर जो एक्सेस में होता है उसकी कंसंट्रेशन को हम नियर बाय 1 लेके, नियर बाय हम उसको 1 लेते हैं, तो उसको अवॉइड करेंगे तो रेट आपका किस पे डिपेंड करेगा, ए पे ओनली। तो आपका नाउ ऑर्डर विल बी बिकम्स, ओवरऑल रेट क्या बनेगा आपका, ये वाला के इंटू ए रेज टू पावर 2। ओके, आपका ऑर्डर क्या बन गया अब 2, पहले आपका 3 था, अब ऑर्डर आपका 2 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ये ग्राफ एक तो आपका आता है इस टाइप का क्वेश्चन काइनेटिक्स में से, डबल वगैरह के रिगार्डिंग। ठीक है, किसी की कंसंट्रेशन या रेट लॉ आपको निकला है, रेट लॉ कैसे लिखते हैं हम, आपके आरडीएस से, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप से। ठीक है, यहाँ से कैसे, यहाँ पे आपका 2a होगा तभी आपका ये रेट लॉ बना है। ओके, नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में आपका ये आपको एक टेबल दिया हुआ है। ठीक है,
और ये आपको इनिशियल रेट दिया हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए आप कुछ स्टूडेंट्स तो करते हैं कि हम करेंगे आपका रेट लॉ से, ठीक है। रेट लॉ आर से लिख रही हूँ मैं, आर इज इक्वल टू के इंटू NO2 रेज टू पावर एक्स और F2 रेज टू पावर वाई, ठीक है। ये आपने रेट लॉ बना लिया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, अब इसमें क्या यूज करोगे आप अपने माइंड से देख रहे हो, आप किन्हीं भी दो कंसंट्रेशंस को देखोगे, ठीक है, जो आपकी इक्वल है, ठीक है, चाहे फ्लोरीन की हो चाहे वो आपकी NO2 की है। मेरे को दिख रही है F2 वाले टेबल में दो 0.5 0.5 है, ये वाली सेम कंसंट्रेशन है, ठीक है। और आपका NO2 आपका ये देख रहे हो 2 टाइम्स बन रहा है, तो आपका रेट भी आपका 2 टाइम्स हो रहा है। तो मतलब जितना आपका अभी मैंने पढ़ाया है, NO2 की कंसंट्रेशन आपकी 2 टाइम्स होगी, ठीक है। NO2 की कंसंट्रेशन अगर 2 होगी तो बाहर आपका 4 आएगा, तो यही आपकी सेम बात हो रही है ना यहाँ पे। तो आपकी इसका मतलब कि ये आपका NO2 की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो आर एक्स की जगह मैं यहाँ 2 पुट कर सकती हूँ, ठीक है। कई बच्चे ऐसे करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके सीबीएसई एक-एक मार्क्स के स्टेप्स देख रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है कंसेप्ट, लेकिन सीबीएसई में ये कंसेप्ट आपको विद द लाइन्स के थ्रू आपने ये एक्सप्रेस करना है, ठीक है। अब इसको एक्सप्रेस किस करेंगे, ऐसे अब देखो कैसे करना है। रेट इज इक्वल टू दिस, सबसे पहले मैंने फर्स्ट 2 को लिया, ठीक है। फर्स्ट 2 लिया तो मैंने R1 ले लिया। R1 क्या होगा आपका के तो रेट कांस्टेंट सेम ही रहेगा। NO2 की जगह सबसे ऊपर डाला मैंने 0.2 रेज़ टू पावर एक्स इंटू 0.5 रेज़ टू पावर वाई, ओके। R2 लेंगे, R1 और R2 की वैल्यू आपको गिवन है, ये भी वैल्यू डायरेक्ट मैं पुट कर रही हूँ क्वेश्चन में से। R1 आपको गिवन है 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3, ओके। और आपको जो R2 है वो भी गिवन है 12 इंटू -3 इज इक्वल टू K इंटू NO2 की कंसेंट्रेशन आपको गिवन है 0.4 रेज़ टू पावर x इंटू 0.5, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे, डिवाइड कर लोगे, ठीक है। एक रिएक्शन आपका ये बन गया, ठीक है। आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको यहाँ पे कट करोगे। इसको सॉल्व करने के बाद जो आपने ऊपर ये रेट लॉ लिखा है, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ इसको, ठीक है, ताकि आपको क्लियरली दिख जाए, ठीक है। सबसे पहले मैंने रेट लॉ लिखा, के इंटू आर इज इक्वल टू के इंटू NO2 रेज टू पावर एक्स F2 रेज टू पावर वाई, ठीक है। R1 और R2 पुट करा मैंने और उसको सॉल्व करा। 6 इंटू 10 रेज टू पावर -3 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10 रेज टू पावर -3 इज इक्वल टू के अपॉन के आ जाएगा, ठीक है। NO2 की कंसंट्रेशन को पुट करा और NO2 की कंसंट्रेशन थी 0.2 रेज़ टू पावर एक्स और वाई की कंसंट्रेशन 0.5 रेज़ टू पावर वाई, डिवाइडेड बाय नीचे भी पुट करा 0.4 रेज़ टू पावर एक्स और ऊपर 0.5 रेज़ टू पावर वाई। ये वाली चीज़ तो कैंसिल होगी, के से के कैंसिल हो गया, ओके। नाउ यू विल बी लेफ्ट, इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है। ये भी आपका 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपको एक्स कॉमन लेके आप जब ये सारे को सॉल्व करते हो यू विल बी गेटिंग, ये सारे आप 1 बाय 1 स्टेप करोगे। 1/2 इज इक्वल टू 0.2 डिवाइडेड बाय 0.4 रेज़ टू पावर एक्स, ठीक है। इस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, तो आपको यहाँ पे बनेगा 1/2। ये मैंने जो बायो स्टूडेंट्स हैं उनको मैथ से थोड़ा डर लगता है, उनके लिए कारण एक-एक स्टेप कर रही हूँ। तो आपके बेसिस सेम, पावर सेम होनी चाहिए, ओके। तो पावर सेम होने के कारण एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, इट कम्स आउट टू बी योर 1। एक्स की वैल्यू कितनी आई है आपकी 1। तो आपका रेट लॉ नाउ विल बी रिड्यूस टू, यहाँ पे आपका रेट लॉ आ गया, NO2 की एक्स की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, ठीक है। अब वाई निकालेंगे, वाई कैसे करेंगे, अभी हमने ऊपर मैंने 1 और 2 वाले सीरियल नंबर को यूज़ कर दिया, ठीक है। अब हम करेंगे 2 और 3 वाले को, ठीक है। इन दोनों को यूज़ करेंगे। इन दोनों को यूज़ करके वैल्यूज़ को मैं अब डायरेक्ट पुट करके बता रही हूँ, ठीक है। नाउ द रेट लॉ विल बी बिकमिंग 0.4 डिवाइडेड बाय 0.8 इक्वल टू 0.005 डिवाइडेड बाय 0.10, ठीक है। ये तो 1 ही आएगा यहाँ पे। फ्लोरीन की कंसंट्रेशन आपको y दी हुई है, वो किसके इक्वल दी हुई है आपकी 12 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 डिवाइडेड बाय 4.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ से तो ये कैंसिल ही हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। तो आप यहाँ से निकालोगे आप 1 बाय, जब आप सॉल्व करते हो तो आपके पास जो बचता है दैट कम्स आउट टू बी 1/2 इंटू 1/2 रेज़ टू पावर वाई और यहाँ पे 1/4, ठीक है। ये सॉल्व करोगे, यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएगा। अब बेसिस सेम्स, पावर सेम्स, वही सेम कंसेप्ट, वाई की वैल्यू आपकी 1 आई, तो आपका जो रेट लॉ था उसमें आपने वाई की वैल्यू पुट करोगे। रेट लॉ क्या था आपका, अब रेट लॉ लिख रहे हैं हम, एक्स और वाई के टर्म्स में जो मैंने लिखा था उसकी वैल्यू एक्स और वाई दोनों क्या आ गए आपके 1। नाउ द रेट लॉ बिकम आर इज इक्वल टू के इंटू NO2 की कंसंट्रेशन कितनी है आपकी 1 और F2 की कंसंट्रेशन भी आपकी 1 है, तो 1 + 1 ऑर्डर क्या बना आपका 2, यही आपसे पूछा था, ठीक है। तो एक-एक स्टेप करोगे, ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, ऐसे करना है आपको, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप।
ओके, जो मैथ स्टूडेंट्स हैं वो आपकी कैलकुलेशंस फास्ट करेंगे, लेकिन बायो स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने एक-एक स्टेप करके दिखाया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है? बस बात क्या याद रखनी है आपको, एक्स और वाई वाली वैल्यूज़ को निकालने के लिए आपको बेसिस सेम तो पावर भी सेम, ठीक है? नीचे वाले बेस को सेम करना है और आप पावर्स को कंपेयर करोगे। यही चीज़ अप्लाई करनी है और कुछ भी इसमें मैथ और अप्लाई नहीं करना। नेक्स्ट आप थर्ड क्वेश्चन पे आ रहे हो, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पूछा हुआ है। क्वाड्रिपल्स हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर दिया हुआ है आपको, ठीक है? इसमें हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे log K2/K1 इज़ इक्वल टू EA/2.304 R 1/T1 T2, ठीक है? पहले जस्ट पुट करेंगे, K2 आपका क्वाड्रिपल्स हो रहा है मतलब 4 टाइम्स K1 हो रहा है। इसका लॉग लेंगे, EA डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू R की वैल्यू होती है 8.314, T1 क्या है आपका 293 और T2 क्या है -1/313। इस सारे को सॉल्व करोगे तो आपका EA की वैल्यू आएगी, दैट कम्स आउट टू बी EA comes out to be your 52.86 kilojoule per mole. Okay, this is the answer. Hope you will be like, share and subscribe to my channel. Thank you.